नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी के सामने आज जादुई यथार्थ की कहानी तिरिछ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। यह कहानी बिहार बोर्ड 12th हिंदी में और कई यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में है। इस कहानी के लेखक उदय प्रकाश जी एक आधुनिक कथाकार है और बहुत ही सुलझे हुए इंसान भी हैं। इनसे हमारी एक बार वार्तालाप भी हुई थी। तिरिछ एक जानवर का नाम है, एक जंतु है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और उदय प्रकाश जी ने भी इसी जंतु के बारे में बताया था कि यही जंतु है जिसको उन्होंने तिरिछ कहानी में लिखा है। तिरिछ के ऊपर काला काला पट्टियों का निशान होता है, वह स्क्रीन पर हमने आपके सामने दे दिया है। वीडियो के इस भाग में सबसे पहले हम लोग उदय प्रकाश जी और तिरिछ कहानी के बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे। उसके बाद इस कहानी के पात्रों को देखेंगे, कौन कौन से इसमें पात्र हैं। इसके बाद हम लोग इस कहानी का सारांश देखेंगे। इस कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको साहित्य गंगा बिहार बोर्ड पर मिलेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार बोर्ड 12th का बहुत सारा वीडियो आपको साहित्य गंगा और साहित्य गंगा बिहार बोर्ड दोनों ही चैनलों पर उपलब्ध है। एक विशेष बात यह है कि बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर की हमसे डिमांड होती है वह हम साहित्य गंगा बिहार बोर्ड पर ही अपलोड करेंगे और इस कहानी का भी प्रश्न उत्तर आपको दूसरे वीडियो में साहित्य गंगा बिहार बोर्ड पर उपलब्ध है। अब आइए हम लोग इस कहानी के लेखक और तिरिछ कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। उदय प्रकाश जी एक कवि, कथाकार, निबंधकार और फिल्म स्क्रिप्ट लेखक हैं, यानी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखने का काम करते हैं जिनके आधार पर फिल्में बनती हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को सीतापुर, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में हुआ। यह सीतापुर गांव का नाम है और अनूपपुर जिला है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सीतापुर उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है जो कि जिला है। यह मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिले का गांव है। उदय प्रकाश जी को 2010 में मोहनदास रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी कई रचनाएं हैं जिसमें कविता भी है और कहानी भी है और निबंध, आलोचना और अनुवाद भी है। उदय प्रकाश जी की सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, कवि ने कहा आदि यह कविता संग्रह है। अगर इनकी कथा साहित्य की बात किया जाए तो इनकी पहली कहानी है बिजली का बल्ब और मौत का फासला। यह आपके बिहार बोर्ड के किताब में नहीं दिया है, यह हम जब उनसे बात किए थे तो उन्होंने हमें बताया था। और यह कहानी उदय प्रकाश जी 15 साल की उम्र में जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम वाड़ी था, उसमें 1967 में छपा था। इसके बाद इनकी चर्चित अन्य कहानियों में दरियाई घोड़ा, तिरिछ, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, दिल्ली की दीवार, अरेबा परेबा आदि हैं। इनके निबंध आलोचना में ईश्वर की आंख, नई सदी का पंचतंत्र आदि प्रमुख है। अब हम लोग तिरिछ कहानी की अगर चर्चा करें तो यह कहानी मय एवं रिपोर्टिंग लेखन शैली में लिखी गई कहानी है। साथ ही इसमें फ्लैशबैक का प्रयोग हुआ है। मय शैली का मतलब होता है कि जिसमें लेखक भी खुद ही एक पात्र बन जाता है। रिपोर्टिंग शैली मतलब जो रिपोर्ट किया जाता है, जैसा कि समाचार पत्र में आप देखते हैं किसी घटना के बारे में लिखा जाता है, उसी शैली का इसमें प्रयोग किया गया, उसी तरीके से इस कहानी को लिखा गया है। और फ्लैशबैक का मतलब है पुरानी स्मृतियों के आधार पर, यानी पुरानी यादों को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेखक जब कहानी को लिखता रहता है तो वह लेखक अथवा उस कहानी का कोई पात्र पुरानी घटनाओं में चला जाता है, तो इस कहानी में भी पुरानी स्मृतियों को शामिल किया गया है जिसे फ्लैशबैक कहा जाता है। यह एक जादुई यथार्थवाद की कहानी मानी जाती है। यथार्थ माने होता है वास्तविकता, साथ ही यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। उदय प्रकाश जी ने मुझे बताया था कि यह सत्य घटना पर आधारित कहानी है क्योंकि उन्हीं की रिश्तेदारी में यह एक घटना घटी थी जिसको उन्होंने उठा करके यह कहानी लिखी है। बकेली गांव का इस कहानी में चर्चा है जो कि उदय प्रकाश जी का गांव सीतापुर से 2-4 गांव के बाद पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कहानी के अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो इस कहानी का उद्देश्य तेजी से हो रहे नगरी और महानगरीकरण में खत्म होती मानवता पर प्रकाश डालना, और इसी चीज को लेकर के यह कहानी लिखी गई है। अब आइए हम लोग इस कहानी के पात्रों की चर्चा करते हैं। तो इस कहानी में मुख्यतः 2 ही पात्र हैं, एक लेखक और उसके पिताजी। लेखक के पिताजी एक भूतपूर्व
हेडमास्टर और वर्तमान में गांव के प्रधान हैं। इनका नाम राम स्वारथ प्रसाद है। अन्य पात्रों में चटुआ नाई, थानू जो लेखक का मित्र है, लेखक की माँ पंडित राम अवतार, नंदलाल मास्टर, कैशियर अग्निहोत्री जो कि स्टेट बैंक में क्लर्क है, बुन्नू पानवाला है एक, राघवेंद्र प्रताप सिंह एक SHO है यानी थानेदार है, गजाधर शर्मा एक सिपाही है, सत्येंद्र थपलियाल जो कि वहाँ शहर में कवि और अखबार के संवाददाता हैं, सोनी साहब जो वहाँ के तहसीलदार हैं, सत्ते एक नेशनल रेस्टोरेंट है उसका यह नौकर है, और सरदार सतनाम सिंह नेशनल रेस्टोरेंट का मालिक है। और अंत में इस कहानी में दो पात्र और आते हैं, एक पंडित कंधईराम तिवारी और दूसरा गणेशवा मोची। पंडित कंधईराम तिवारी गांव के सरपंच और लेखक के पिताजी के दोस्त हैं। अब आइए हम लोग इस कहानी के सारांश को देखते हैं। यह कहानी एक तो लंबी कहानी है, परंतु हमने इसको थोड़ा छोटा किया है। तो सबसे पहले इस कहानी में हम लोग पिताजी की अवस्था देख ले, उनके बारे में जान ले। तो पिताजी की उम्र 55 साल है, उनका दुबला शरीर है और उनके बाल मक्के के भुए जैसे बाल हैं। ज्यादा सोचने पर कम बोलने वाले हैं पिताजी। एक संवेदनशील इंसान है, दुनिया की सभी भाषाओं के जानकार हैं और तंबाकू के शौकीन भी हैं। अपने बच्चों की गलतियों पर टोकने वाले और उनके लिए एक मजबूत किला भी हैं। अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं। पिताजी की बस एक ही कमी है कि गांव या जंगल की पगडंडी तो उन्हें याद रहती है, परंतु शहर की सड़कें वे भूल जाते हैं। कहानी जब शुरू होती है तो लेखक कहते हैं कि इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह कहानी पूरी पिताजी के साथ हुई एक घटना से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे लेखक ने कहा है और मेरे सपने से है और शहर से भी है। अक्सर आदमी का सपना होता है कि शहर में रहा जाए, उस सपने की बात लेखक कर रहे हैं। और शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है, यानी जो डर होता है कि शहर में कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, दुख सुख में कौन साथी होगा, उस तरह की डरों को यहाँ पर वह संकेत कर रहे हैं। आगे कहानी में लेखक और उनकी माँ दोनों की हमेशा यह कोशिश रहती है कि पिताजी को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाए, परंतु पिताजी अपने दायित्वों के प्रति सजग थे। लेखक कहते हैं, जैसे जब मेरे फीस की बात आई उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ था कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100-100 के 3 नोट मुझे दिए। फिर कहानी में आगे लेखक कहते हैं कि पिताजी एक दिन शाम को टहल कर आए तो पता चला कि उनके टखने पर एक तिरिच ने काट लिया है। चटुआ नाई भी आया जो अरंडे के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। अब लेखक कहानी में फ्लैशबैक में जाते हैं, यानी पुरानी यादों की तरफ जाते हैं और लिखते हैं कि मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिच ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। तिरिच को एक बार मैंने देखा था, जो तालाब के किनारे चट्टानों की दरार से निकलकर पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ थानू भी था। उसने ही बतलाया कि वह तिरिच है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जहर होता है। उससे नजरें मिलते ही वह दौड़ा लेता है। उससे बचने के लिए सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। और फिर लेखक कहते हैं कि मुझे तिरिच के बारे में 2 बातें पता थी। एक कि तिरिच को काटने के बाद उसे पेशाब पर नहीं लौटने देना चाहिए या उससे पहले खुद ही किसी नदी या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए। और दूसरी बात, तिरिच से कभी नजर नहीं मिलाना चाहिए। आगे कहानी में लेखक कहते हैं कि मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक 2 पात्र हाथी और तिरिच थे। इनमें भी तिरिच से बच पाना नामुमकिन हो जाता था। अक्सर सपने में तालाब के किनारे वाले तिरिच से मेरी आंखें नहीं चाहते हुए भी मिल ही जाती थी। मैं हर कोशिश करता उससे बचने की, रोता और चिल्लाता भी। माँ कहती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। मैं धीरे धीरे जान गया था कि इससे बचने का अस्त्र आवाज ही है, लेकिन अक्सर आवाज के साथ मेरी नींद खुल जाती और मैं इस डरावने सपने से बच जाता था। आगे कहानी में पिताजी के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं
कि जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिच ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। पिताजी ने एक अच्छा काम यह किया था कि उसके काटने के बाद तुरंत ही उसका पीछा करके उसे मार दिया था। उस रात हमारे पिताजी को झाड़ फूंक के साथ ही जख्म से खून निकालकर कुएं में डालने वाले लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट लगा दिया गया और मैं निश्चिंत हो गया था। पिताजी शहर जाना नहीं चाहते थे, वे टालते रहते थे क्योंकि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कें भूल जाते थे। अगली सुबह अदालत से तीसरे सम्मन के कारण पिताजी को अदालत में पेश होना था। पिताजी बसों की दिक्कत होने के कारण सुबह ही निकल गए। पास के गांव का एक ट्रैक्टर मिल गया, उसमें बैठे लोग पहचान के थे, उसी में पंडित राम अवतार भी थे। रास्ते में तिरिच वाली बात चली तो सारी बातों के बाद कुछ लोगों ने कहा कि मारने के बाद उसे जला देना चाहिए था, नहीं तो वह चांदनी रात की ओस से जो उसके लिए अमृत होता है दोबारा जी उठता है और बदला लेने की ताक में रहता है। वही पंडित राम अवतार ने बताया कि तिरिच का जहर 24 घंटे बाद अपना असर दिखाता है। पिताजी विचित्र स्थिति में फंसे हुए थे। वह चाहते थे कि अदालत से गैर जमानती वारंट न निकले, इसलिए वे हर हाल में आज तारीख पर पेश हो जाएं। पंडित राम अवतार जो वैद्य भी थे ने कहा कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि विष ही विष की औषधि होता है। फिर ट्रैक्टर से ही धतूरे के बीज की तलाश शुरू होती है। अगले गांव सामतपुर में ट्रैक्टर रोककर एक तेली के खेत से धतूरे के बीज को निकालकर उसे तांबा के पुराने सिक्के के साथ उबालने के बाद इस कड़वा काढ़ा को चाय के साथ मिलाकर पिताजी को पिला दी गई। इधर पिताजी के जाने के बाद मुझे तीसरी बात याद आई कि जिस प्रकार सांपों के आंखों में उसे मारने वाले का चित्र दर्ज होता है, उसी प्रकार तिरिच की आंख में भी मारने वाले का चित्र दर्ज हो जाता है। बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर उसे जलाने के लिए मैं और थानू उस जंगल में गए। जंगल में पहुंचने पर मेरे सपनों में आने वाला जंगल ही मुझे लगा और उस सपने के आधार पर ही हमें वह नाला भी मिल गया और तिरिच की लाश भी। हमने सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके उसमें मिट्टी का तेल डालकर उस तिरिच को जला दिया। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि अब मुझे सपने में कोई डराने वाला नहीं है। अब लेखक अपने पिताजी की उस दिन की मृत्यु पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि पिताजी के साथ शहर में जो हुआ उसका सिर्फ धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। आगे की जानकारी बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। ऐसी मृत्यु जो आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो, ऐसी जानकारियां मिल ही जाती है। यानी लेखक के पिता की मृत्यु होती है उसी दिन, तो वह कैसे और किस प्रकार से होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी जानकारियां जो मिली वह कुछ इस प्रकार है। फिर कहानी में कहते हैं कि उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से शाम के 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे में पिताजी कहां गए और उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका सही और विस्तृत विवरण मिलना मुश्किल है। इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। फिर लेखक कहते हैं 9:45 बजे यानी 9:45 पर पंडित राम अवतार के अनुसार पिताजी ट्रैक्टर से शहर के चुंगी नाका पर पेशाब के लिए उतरे थे और आने पर उन्होंने सिर घूमने की बात कही थी। वैसे धतूरे का काढ़ा पिए हुए उन्हें 1.5 घंटा हो गया था। 10:05 पर ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में मिनरवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर उतार दिया था। फिर 10:15 से 11 बजे के बीच की घटना का कोई जानकारी नहीं। अनुमानतः वे काढ़ा के असर के कारण पानी के लिए इधर उधर भटके हों, संवेदनशील होने के कारण किसी से पानी नहीं मांगे होंगे और प्यास को दबाया होगा। यह भी संभव है कि तेज धूप होने के कारण उनके पैर भी लड़खड़ाए हों और कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता भी पूछे हों। फिर 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित SBI में घुसे थे। वैसे हमारे गांव के रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क हैं, SBI में नहीं। हो सकता है कि पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो, तब तक उन्होंने पानी नहीं पिया था। शायद सोचे होंगे कि रमेश दत्त से पानी मांग लेंगे और अदालत का रास्ता भी पूछ लेंगे और यह बता देंगे कि उनका सिर घूम रहा है। फिर स्टेट बैंक कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था, तभी पिताजी वहां आ गए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी और चेहरा डरावना था। अचानक ही पिताजी ने कुछ आवाज निकाली और मैंने डरकर घंटी बजा दी।
फिर चपरासी और चौकीदार एवं अन्य स्टाफ दौड़ पड़े और चपरासी के अनुसार उनका चेहरा डरावना था और मुंह से उल्टी की बास आ रही थी। अब लेखक 11:30 बजे की चर्चा कर रहे हैं। बैंक के बाहर पान की दुकान वाले बुन्नू का कहना था कि 11:30 बजे के आसपास पिताजी जब बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए, ओठ कटा हुआ था और खून निकल रहा था। आंखों के नीचे सूजन और कत्थई चकत्ते थे। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि उनके रुपए और कागजात बैंक वालों ने छीन ली है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। लेखक आगे कहते हैं, परंतु बैंक वाले मारपीट और पैसे कागजात छीनने की बात से इनकार कर रहे थे। फिर 11:30 से 1 के बीच की घटना का कोई चश्मदीद नहीं है। शायद पिताजी शहर से बाहर निकलना चाहते थे। 1:15 बजे शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास के थाने पर पिताजी पहुंचे थे, जबकि यहां से 1 किलोमीटर पर ही अदालत था। वह वहां नहीं पहुंचे। एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, मैं खाने के लिए बैठा था और करेला देखकर मूड खराब था। उसी समय बिना कमीज के और फटी पैंट के साथ वह अचानक टेबल पर आ गए। उनके चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उसकी बहुत तेज गंध उठ रही थी। मैंने पूछा था कि क्या बात है, तो उनका जवाब समझ पाना मुश्किल था। लगा कोई पागल है। उन्हें सिपाही से कहकर बाहर करवा दिया। यह मुझे नहीं पता था कि वह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है। यदि पता होता तो मैं उन्हें थाने से बाहर नहीं जाने देता। अब लेखक 2:15 बजे की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर और कहते हैं कि शहर के सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में पिताजी को घसीटते हुए देखा गया था। शहर के सर्राफा जौहरी, बड़े ठेकेदार, अफसर, कुछ बड़े पत्रकार और कवि भी इसी कॉलोनी में रहते थे। जो लोगों ने इन्हें देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त पिताजी के शरीर पर केवल एक पट्टेदार जांघिया ही बची थी और उसे वह अपने बाएं हाथ से संभाल रहे थे। सबको यही लगा कि वे पागल हैं। कुछ लड़के उन्हें तंग कर रहे थे। पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर, पर उन्हें कोई नहीं समझ पाया। वे अब तक कुल 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। इसका मतलब उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। नेशनल रेस्टोरेंट के सामने खाली जगह पर पिताजी को कॉलोनी के लड़कों ने झुंड बनाकर घेर लिया था। रेस्टोरेंट के नौकर सत्य के अनुसार पिताजी ने भी गुस्से में आकर ढेले मारने शुरू कर दिए थे और उनका एक बड़ा ढेला 7-8 साल के लड़के विक्की अग्रवाल को लगा, जिसे बाद में कई टांके लगे थे। इसके बाद झुंड खतरनाक हो गया था और वे पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। पिताजी का शरीर मिट्टी में लिथड़ा हुआ था। दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले होठ से खून बह रहा था। 3:30 बजे गांव के सरपंच और पिताजी के दोस्त पंडित कंधई राम तिवारी नेशनल रेस्टोरेंट के सामने रिक्शा से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने भी देखा कि इकट्ठी भीड़ किसी आदमी को मार रही है। रिक्शा रुकवाकर पूछने पर उन्हें किसी ने बताया कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था। उसे ही लोग मार रहे थे। उसी समय गांव जाने वाली आखिरी बस कंधई राम को दिखाई दी और वह रिक्शा के साथ आगे बढ़ गए। ढाबे के मालिक सतनाम के अनुसार, जब पिताजी के कनपट्टी पर एक ईंट का बड़ा सा ढेला आकर लगा तो उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। जब वे बड़ी देर तक हिले डुले नहीं तो लड़कों ने उन्हें मरा हुआ समझकर उन्हें छोड़कर चले गए। वह यानी सतनाम भी जब 5 बजे तक पुलिस नहीं आई तो पुलिस के डर की वजह से ढाबा बंद कर डिलाइट टाकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया था। लेखक आगे कहते हैं कि 6 बजे सिविल लाइन में अपने गांव के गणेशवा मोची की दुकान में पिताजी बिना चड्ढी के घुटनों के बल किसी चौपाया की तरह रेंगते हुए घुसे थे। चौपाया मतलब 4 पैर वाला कोई जानवर कह सकते हैं। गणेशवा मोची के अनुसार वह कालिख और कीचड़ में सने हुए थे। उन्हें जगह जगह चोटें लगी थी। उन्हें देखकर वह डर गया था। बाहर निकलकर चिल्लाने लगा। लोग इकट्ठा भी हो गए थे, लेकिन जब वह गुमटी के भीतर झांका तो पिताजी सबसे कोने में टूटे फूटे जूतों के बीच दुबके थे। उन्हें खींचकर वहां जब बाहर निकाला गया तो वह यानी गणेशवा उन्हें पहचान गया। उसने पिताजी के कान में कुछ आवाज भी लगाई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वारथ प्रसाद और बकेली जैसे कुछ कहा था, फिर चुप हो गए। 6:15 बजे पिताजी की मृत्यु हो गई। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त पिताजी को तिरिछ ने काटा था। इसके बाद लेखक कहते हैं कहानी में आगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी।
रक्तस्राव यानी खून ज्यादा बहने से। अमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। अब कहानी के अंत में लेखक आते हैं और कहते हैं कि अब जो मुझे सपने आते हैं उसमें तिरिच को जलाने जंगल में जब मैं जाता हूँ, थानू भी साथ में होता है, तभी अचानक मैं सपने में ही पाता हूँ कि वहां कोई जंगल और थानू नहीं है, बल्कि मैं दरअसल शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत ही मैले फटे और चिथड़े जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियां निकली और बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ, और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है। घंटियां बजने लगती हैं, हजारों हजारों घंटियां। मैं भागता हूँ, मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं लंबी लंबी छलांग लगाता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है भीड़ मेरे पास पहुंचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म हवा मुझे सुन्न कर देती है, अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है, और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता और भागने की कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी बहुत लंबी है और बहुत विस्तृत है। हमने आपको कहानी थोड़ा छोटे में बताया। अगर आप इस कहानी को पूरा पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपको यह एक दर्दनाक घटना की कहानी लगेगी। वैसे मैंने उदय प्रकाश जी से यह पूछा था कि क्या इसमें जो पिताजी की चर्चा है वह कोई और है या उनके पिताजी हैं, तो उन्होंने बताया था कि यह घटना मेरे सगे रिश्तेदार के साथ हुई थी। बस इतना ही अंतर है कि वो मेरे पिताजी नहीं है। हमने इस पूरी कहानी को यहाँ पर विस्तृत बता दिया है। वैसे प्रश्न उत्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो हम आपको नीचे लिंक दिए हुए हैं, अथवा डायरेक्ट साहित्य गंगा बिहार बोर्ड पर भी जाकर के आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप अपने साथियों सहपाठियों के साथ शेयर करना न भूलें। इसी आग्रह के साथ हम यह भी आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए पाठ पर। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।